तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवीएस और एनवीएस प्रिपरेशन के डे 3 में। और आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट ऑन कन्वेंशंस आर कॉमनली नोन एज गैप्स। गैप्स दैट मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Generally accepted accounting principles, basic rule that define the parameters and curtains within which accounting operates, that is guideline for preparing the financial statements। आपको मैं बता दूं कि थ्योरी अकाउंटिंग करने के लिए जितनी भी थ्योरी है उस सारे थ्योरीज को जितने भी रूल्स बनाए गए हैं वो एक ग्रुप में उसके पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया। जितने भी प्रिंसिपल हैं, बेसिकली ऐसे तो 12 प्रिंसिपल हैं, पर हम लोग यहाँ पे 14 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। उस सारे ग्रुप के प्रिंसिपल्स के ग्रुप को जितने भी रूल्स हैं वो हम लोग गैप के अंडर पढ़ते हैं। गैप का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये क्या है? ये एक गाइडलाइन है फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए ये गाइडलाइन है, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वैसे ये टर्म क्या है, इससे हम लोग क्या समझते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्या समझते हैं? अकाउंटिंग का मतलब है लेखा पढ़ी करना और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। लेखा पढ़ी करने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसे अडॉप्ट करना पड़ता है, जिसे हमें मानना ही पड़ता है। किसे मानना पड़ता है? अकाउंटेंट को मानना पड़ता है। कहाँ के अकाउंटेंट को मानना पड़ता है? तो यूनिवर्सली जितने भी अकाउंटेंट हैं उन सभी को एक ही नियम से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आप अपना एक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं अपना एक अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ, हम दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर मैंने अकाउंट प्रिपेयर किया पर मेरे अकाउंट प्रिपेयर, मैं किसी चीज़ को एसेट मानती हूँ, किसी अदर चीज़ को एक्सपेंस मानती हूँ, आप उसको एसेट नहीं मानते, आप एक्सपेंस किसी अन्य चीज़ों को मानते हैं। मेरा एक्सपेंस और आपका एक्सपेंस, मेरे लिए जो एसेट वो आपके लिए एसेट, ये डिफ़र नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिस दोनों का सेम ही होना चाहिए। तो जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी अकाउंटेंट हैं, यूनिवर्सली दे ऑल हैव टू अडॉप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिक अजम्पशन विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एक ऐसे अजम्पशंस होते हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग ऑपरेट किया जाता है, और ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स होते हैं। मतलब जनरली ये रूल्स एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स है। क्या क्या रूल्स है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट इनेबल द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड देम बेटर इन द सेम मैनर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में आसानी होगी अगर वो सेम मैनर में बनाया जाएगा। अगर कंपनी ए और कंपनी बी दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका सेम होगा तो दोनों को कंपेयर करने में भी आसानी होगी, ठीक है। सेम मैनर में बनाया जाना चाहिए ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। दे आर आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस और प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? ये ऐसे आउटकम्स है और ऐसे आउटकम्स है, ठीक है, आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस और प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये ऐसे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, ऐसी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जो हमें कई सालों से उसे मानना पड़ता है। कई सालों का बात इसलिए किया गया है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ अन्य साल में उसमें कुछ बदलाव हो जाए, इसीलिए इसे हम लोग पिछले कई वर्षों से मानते आ रहे हैं और मानते हैं कि आगे भी उसको हम लोग फॉलो करेंगे, आने वाले वर्ष में भी हम उसको फॉलो करेंगे। पर
हो सकता है कि आने वाले वर्ष में उसमें कुछ सुधार करना पड़ जाए, कुछ बदलाव करना पड़े, ठीक है। तो फिर आगे देखेंगे हम लोग, दे मे अंडरगो अ चेंज विथ टाइम, समय के साथ वो बदला जा सकता है, टू ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। वही मैंने बताया कि समय के साथ उसे बदल सकते हैं ताकि क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में और इम्प्रूवमेंट हो सके, मतलब इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो आसानी से कैसे मिल पाएगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि आखिर वो कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये है क्या, ठीक है। तो मैंने जिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात की थी, बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 14 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहला है हमारे पास गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है? देखिए, कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसे हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस साल दर साल चलता ही जाएगा। हम ये कभी नहीं सोच के चलेंगे कि बिजनेस हम आज बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इस वर्ष पैसा कमाएंगे, फायदा होगा और उसके बाद बिजनेस बंद कर देंगे, ये मान के कभी कोई नहीं चलता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ये चलता चलता और चलता ही रहेगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। बिजनेस का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो अगले साल उसे क्लोज कर दे या किसी भी वर्ष में उसे क्लोज कर दे। हो सकता है कि लॉस हो जाए, कंपनी बंद हो जाए किसी कारण से, तो वो केस अलग हो गया, पर प्रॉफिट नहीं हो रही है, ये केस अलग है। पर बिजनेस स्टार्ट होता है, वो सतत हमेशा आगे बढ़ता ही रहे, बिजनेस चलता रहे, फायदे आते रहें, ये मान के हमें बिजनेस करना पड़ता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन यानी आपने बिजनेस करने के लिए, बिजनेस रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं डेप्रिसिएशन, पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है। अगर नहीं किया है तो मैं आगे करा दूंगी। तो डेप्रिसिएशन कर निकालने के WDB मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो अगर किसी ने स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन निकाला है तो उसे आगे कंसिस्टेंटली उसी मेथड को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस आर selected and adopted should be applied on every year and the business should not change it ever। कोई भी मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने लगा दिया तो हर साल हमको डेप्रिसिएशन का वही स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाना होगा। अगर मान लीजिए इस साल हम स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल रहे हैं, अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल रहे हैं, फिर तीसरे साल हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं निकाल के WDB मेथड से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से निकालेंगे, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि इस वर्ष और तीसरे वर्ष में हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, या फिर मेरा सामान कितने से बढ़ रहा है, कोई रेशियो समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम लोगों को कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये बोलता है कि हम लोग जो भी मेथड अपना लिए हैं उसी मेथड को हमें हर साल मानना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट की, अक्रूवल अजम्पशन की। अक्रूवल अजम्पशन क्या है? कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ये हो सकता है कि बिजनेस हो रहा हो और ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो ट्रांजैक्शन होने के बाद हो सकता है कि कंज्यूमर ने या कस्टमर ने सामान के पैसे, मान लीजिए ये पेन है, ये पेन मैंने सेल किया, मैंने ये पेन के कई बंडल सेल कर दिए, तो सेल करने के बाद जो कस्टमर है इसके पैसे मुझे देगा। तो ये पैसे हो सकता है कि वो जिस डेट पे मैंने इसे सेल किया है, मान लीजिए आज 20 नवंबर 2025 है, तो आज मैंने उसे सेल किया, तो हो सकता है कि 20 नवंबर को ही वो मुझे पैसे दे दे, आज के ही पैसे दे दे, या हो सकता है कि वो मुझे पैसे आज से 6 मंथ के बाद दे दे, हो सकता है कि वो मुझे पैसे कब दे दे, मई में दे दे, जून में दे दे। तो इसका रिकॉर्डिंग हमें आज ही करना होगा, क्योंकि सामान मैंने आज बेचा है तो मैंने उसके आउटस्टैंडिंग बना के उसका रिकॉर्डिंग आज ही करना होगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही बताता है, अक्रूवल अजम्पशन बताता है कि ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज इंटर इनटू
into and not when the settlement has takes place। मतलब जब उसने मई में पैसे दिए उस समय नहीं, जिस दिन मैंने सामान बेच दिया उसी दिन उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस एंटिटी बोलता है कि बिजनेस जो है, ठीक है, मैंने मान लीजिए दुकान खोली है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये और एक पर्सन है जो दुकान उसको चला रहा है, ओनर। तो ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, ये दोनों अलग अलग पर्सन होंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बताता है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, दैट इज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। बिजनेस में ट्रांजेक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, नहीं कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लीजिए ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हम लोगों ने बनाना है, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैंने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से किया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन द मनी टर्म्स एज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मान लीजिए मेरे पास एक संपत्ति है, प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट धीरे धीरे वो प्लांट का वैल्यू जो है कभी घटता है कभी बढ़ता है। मार्केट में प्लांट है, मशीनरी है, प्लांट है, मशीनरी है, तो इसके मशीनरी के प्राइस या तो बढ़ सकते हैं या तो घट सकते हैं, ठीक है। पर मुझे बुक में उसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं कि मुझे उसे उसी पैसे में दिखाना है जितने पैसे में मैंने उसे खरीदा था, भले ही उसका आज प्राइस कुछ भी क्यों ना हो। भले मैंने 20,000 का मान लीजिए खरीदा था और आज उसका प्राइस 30,000 हो गया, तो मुझे बुक ऑफ अकाउंट में 20,000 रुपए का ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही कहता है। हाँ, ये बात है कि जब मैं बुक ऑफ अकाउंट में उसके ओरिजिनल कॉस्ट को ही दिखा रही हूँ जिस कॉस्ट पे मैंने उसे खरीदा है, पर जब राइट ऑफ करेंगे तब मार्केट वैल्यू में हम लोग उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज broken into smaller periods, usually 1 year, which is known as accounting period. accounting period हम लोग जानते हैं कि हमारा accounting period 1st of April से लेके 31st मार्च तक होता है, ठीक है। 1st of April मान लीजिए अभी अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है 25-26, तो 1st of April 25 से लेके ये अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा 31st अप्रैल 2026 में, ठीक है। हमारे पूरे बिजनेस के पीरियड को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है। वही छोटा छोटा पीरियड एक साल का होगा, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, हम लोग उसको फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे, ठीक है। तो इस पीरियड को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भाई साहब ये बहुत खतरे वाली चीज़ है। मतलब पूरा कच्चा चिट्ठा दिखा दो, मतलब आपने कितना कमाया, कितना बेचा, आपके पास क्या मशीनरी है, क्या नहीं है, आपका कितना उधार है, आपने कितने किसी को पैसे दिए हैं, कितने आपको लेने हैं, आपको सब कुछ दिखाने की ज़रूरत है। आपको सारा दिखाना पड़ेगा। देयर शुड बी अ कंप्लीट एंड अंडरस्टेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको सारा दिखाना पड़ेगा, जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं, जितने बैलेंस शीट्स आपने बनाए हैं, जितने कैश फ्लोज आपने बनाए हैं, वो सारा आपको शो करना पड़ेगा टू द यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यूज़र्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, एक इंटरनल यूज़र होते हैं, ठीक है। तो अगला प्रिंसिपल है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? रिलेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ एन आइटम शुड बी regard as material if there is a reason believe that the knowledge of it would influence the decision of an informed investor. Only those items should be disclosed
हु आर मटेरियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? सिंपल सी बात में, अगर मान लीजिए एक पर्सन है जिसने 10,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और और उसके यहाँ उसने 1,000 का कुछ सामान खरीद लिया, और मान लीजिए अंबानी जिसके पास 10,000 करोड़ की कंपनी है और उसने 1,000 का कुछ सामान खरीद लिया। अब मुझे ये बताइए कि मटेरियल, हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि सब कुछ दिखाना है, तो भाई मैंने 10,000 का सामान खरीदा है तो मेरे लिए तो वो खर्च है, पर ये खर्च जो है ये मेरे कैपिटल का 10% है, मुझे ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पर 10,000 करोड़ की कंपनी के लिए 1,000 का खर्चा जो है ये उसके लिए एक बहुत छोटी रकम है, तो ऐसे छोटी छोटी रकम को उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली दोज आइटम्स वुड बी डिस्क्लोज्ड हु आर मटेरियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट है। तो 10,000 करोड़ की कंपनी के लिए 1,000 जो है वो छोटी छोटी जानकारी हम नहीं लिखेंगे, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में करके सारे ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। चलिए आगे हमारा टॉपिक है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या है? डू नॉट एंटिसिपेट और प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। प्रूडेंस प्रिंसिपल देखिए, फ्यूचर में होने वाले खर्चे को रिकॉर्ड करो, रिजर्व बनाओ, पर फ्यूचर में होने वाले फायदे का कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना है। फ्यूचर में फायदा होने वाला है, बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में लॉस होने वाला है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो फ्यूचर में होने वाले, सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग एवरीवन, फ्यूचर में होने वाले खर्चे को आप आज ही दिखाओ बुक ऑफ अकाउंट में, उसके लिए रिजर्व्स बनाओ। कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल, परचेज वैल्यू and the asset will keep on reflecting with the purchase value less depreciation even if the value of the market value changes। कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन जब हम लोग माइनस करेंगे तो उसको डेप्रिसिएशन माइनस कर करके ही दिखाते जाएंगे, उसके कॉस्ट वैल्यू पे ही दिखाना है हमें, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? रेवेन्यू ऑफ दिस ईयर पीरियड should be matched with the expense of that period। कह रहा है कि रेवेन्यू फायदा और हमारा नुकसान ये दोनों हमारा मैच होना चाहिए, वेदर कैश और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, चाहे वो पैसे आए हों, चाहे वो पैसे बकाया हों, या फिर पैसे पहले से दे दिए गए हैं, ये दोनों अगर आप डबल एंट्री एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे जिसको डुअल एस्पेक्ट्स और डुअलिटी बोलते हैं, ठीक है। हमारा अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट्स को फॉलो करता है, डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होते हैं, अगर ये दोनों हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। डुअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट क्या है? रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बी released when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established। Revenue considered to have released when the transaction has entered into the obligation to receive the amount is established। रेवेन्यू को, फायदा को पता लगाना है यहाँ पे, ठीक है, और उसको रिलीज भी करना है। उसके बाद है वेरिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। वेरिएबल
ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट ये बताता है कि हमारे जितने भी एविडेंसेस हैं, ये हमारे जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे एविडेंस है और हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट के एक सपोर्टिव वर्क करने वाले हैं। ठीक है। देयर आर इशूड बाय द काउंसिल्स ऑफ ICAI, दे आर मैंडेटरी इन नेचर। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे के क्लास में हम लोग पता है क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और GST पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।